बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 23 हम करने जा रहे हैं थ्योरेटिकल टॉपिक्स का। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मैग्नेट, ये बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का ही जो है वो पार्ट 6 होने जा रहा है। पार्ट 6 क्यों होने जा रहा है मैं बता देता हूँ, भले आप देख लीजिए। बुक खोलें, टॉपिक आपको शुरू में ही बता देता हूँ। पेज नंबर 70 के ऊपर लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखा जाए तो ये बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का ही पार्ट 6 है। ठीक है, देख लीजिए। इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, पार्ट 23, इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास सब टॉपिक है। बुक की तरतीब के मुताबिक चलता हूँ, आपको पता है हमेशा में। इसके अंदर आप पेज नंबर 70 पे ही देखें, आपको रेड कलर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। ये वाला टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर एंड non-polar covalent compounds, सब ये साथ साथ मेरे लिखते रहिए, साथ साथ मेरे लिखते रहिए। ठीक है भाई। और इसके अंदर 3 टॉपिक निकलते हैं और चौथा टॉपिक भी निकलता है, वो भी देख लीजिए। पहला टॉपिक इसके अंदर निकलता है solubility of polar substance in polar solvent, solubility of polar substance in polar solvent, in polar solvent। ठीक है भाई, साथ साथ लिख रहे हैं। इसी के अंदर फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है, पेज नंबर 71 पे आ जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर सब्सटेंस इन पोलर सॉल्वेंट, इन पोलर सॉल्वेंट। और इसके अंदर तीसरा टॉपिक जो है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस, solubility of non-polar substance in non-polar solvent, in non-polar solvent। और इसके बाद आखिरी टॉपिक इसी में जो कि हम कवर करने जाएंगे 3.4.2 में, रिएक्शंस ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के दरमियान रिएक्शन। कोई टॉपिक हमें समझ में क्यों नहीं आता है, कोई सवाल हमसे पूछा जाता है, हमारे पास उसका जवाब क्यों नहीं होता है, तो टू द पॉइंट आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आप उस रेलेवेंट टॉपिक के अंदर नहीं होते। आप शॉर्टकट मारते हैं, आपके पास नोट्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर लिखे हुए होते हैं, उनको रट्टे मारते हैं, आप एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं, और उसके बाद एंट्री टेस्ट में बैठते हैं तो फिर परेशान होते हैं। कॉन्सेप्ट लीजिए, कॉन्सेप्ट लीजिए, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये मुमकिन नहीं है। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 6।
इफ़ेक्ट्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात आपको? अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो मसला क्या है, इफ़ेक्ट का मतलब है असर। क्या मतलब है? असर ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स, चीज़ों की। एक ज़रा आप मोटी सी बात समझ लीजिएगा, कोई मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड कोई साइंटिफिक चीज़ें नहीं बता रहा आपको, बड़ी आसान सी बात है। हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, पूरी हमारी अर्थ के ऊपर, पूरी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, आप देखें चीज़ें दो किस्म की हैं, चाहे वो जानदार हैं या बेजान हैं, बस तीसरी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। या तो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, आप हवा में चले जाएं, पानी के अंदर चले जाएं, पूरी कायनात में घूम लें, आपको या तो लिविंग थिंग्स मिलेंगी या नॉन लिविंग थिंग्स मिलेंगी, तीसरी कैटेगरी नहीं है। ये जितनी लिविंग थिंग्स हैं और जितनी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितनी जानदार चीज़ें हैं, जितनी बेजान चीज़ें हैं, इनकी दो किस्म की खसूसियात होती हैं। चाहे मैं हूँ जो आपके सामने नज़र आ रहा हूँ, ठीक है, या आप खुद हैं। हर इंसान, हर जानवर, हर परिंदा, हर पौधा, हर चीज़, ये मार्कर, ये बोर्ड, सब दो किस्म की खसूसियात रखते हैं, दो किस्म की क्वालिटीज़ रखते हैं, दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, दो किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। वो क्या होती हैं? ज़ाहिरी खसूसियात और बातिनी खसूसियात। वो खसूसियात जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आ रही होती हैं, जैसे कि मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, ये मेरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके लिए आपको कोई टेस्ट नहीं करना पड़ रहा। टेस्ट मतलब आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ रहा, आपको कोई चेक नहीं करना पड़ रहा, कोई टेस्ट नहीं हो रहा, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा। आपकी आंखें मुझे देख रही हैं, मेरी कॉम्प्लेक्शन, मेरा फिज़िकल अपीयरेंस, ठीक है। फिज़िकल वर्ड का मतलब ही होता है ज़ाहिरी। ज़ाहिरी जो ज़ाहिर में हो, जो एक्सपोज्ड हो, जो कि आपको अपनी आंखों से नज़र आ रहा हो, आप अपने हाथों से छू सकते हो। हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, सब की ज़ाहिरी खसूसियात हैं, बशमूल मैं खुद। मेरी ज़ाहिरी खसूसियात को ले लीजिए, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को ले लीजिए, एक्सपोज प्रॉपर्टीज़ को ले लीजिए, मेरी हाइट, मेरे कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, मेरा आई कलर, मेरा हेयर कलर, मेरा हेयर स्टाइल, मेरा जेंडर, सब कुछ आपके सामने है, आपको अपनी आँख से नज़र आ रहा है, आपको कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी कुछ बातिनी खसूसियात भी होती हैं। बातिनी खसूसियात, इनको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये बातिनी खसूसियात क्या होती हैं? ये छुपी हुई होती हैं, हिडन होती हैं, बग़ैर टेस्ट किए आपको पता नहीं लग सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, सरासिफ मेरी मिसाल ले लीजिए। मेरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्या हैं? मेरी बातें हैं जो आप सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं भाई, माशाल्लाह दाढ़ी भी रखी हुई है और बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, दाढ़ी भी रखी हुई है, और जो है वो फिज़िकल अपीयरेंस तो ऐसा है कि शायद दुनिया में इनसे बड़ा कोई मोमिन ही कोई नहीं है ना। लेकिन ये तो वो चीज़ें हैं जो कि मेरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको नज़र आ रही हैं। मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेरी छुपी हुई खसूसियात, मेरी बातिनी खसूसियात, वो आपको कब पता लगेगा? जब आप मुझसे इंटरेक्ट होंगे, जब आप मेरे पास आएंगे, मुझसे घुलेंगे मिलेंगे, आप मुझे जो है वो कोई छोटा सा काम बोल देंगे कि सर ये काम तो ज़रा कर दीजिए, आपके इख्तियार में भी है, ताकत में भी है, आप कर सकते हैं। और सर जानते हैं कि हाँ कर सकता हूँ, लेकिन सर बोलते हैं नहीं भाई किसी और से करवा लो, पैसे दोगे तो करूँगा वरना नहीं करूँगा। आप बोलेंगे सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी प्रॉब्लम है, आपके पास इख्तियार है, ताकत है, नॉलेज है, आपको करना क्या, दो लफ्ज़ ही तो हिलाने हैं सिर्फ। मैं बोलूँगा नहीं बाबा पैसे दो। बहुत सारे, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं हमारे जो है ना पाकिस्तान में, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम, जिनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस आपके सामने है। मोटिवेशनल स्पीकर जो कहते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशन देने वाला स्पीकर नहीं होता, बात नहीं करता। मोटिवेशन अमल से होती है, उसका अमल देखें। जितने भी आपको ये 3, 4, 8, 10 नाम जो पाकिस्तानी सोसाइटी में, सोशल मीडिया में नज़र आ रहे हैं ना, इनके ज़ाहिरी खसूसियात आपको नज़र आ रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, वाह वाह क्या बात बोली, क्या बात बोली, इनसे नेक तो कोई है ही नहीं। आप ज़रा इनको छोटा सा एक टेस्ट कर लीजिए। ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, मोटिवेशनल स्पीकर्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ज़रा चेक करें। आप इनको इनवाइट करें, बोले सर हमारे घर में, हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम है, आप आ जाइए, आप छोटी सी मोटिवेशनल स्पीक आप दे दीजिए, 20 मिनट की, 25 मिनट की, आधे घंटे की। क्या सर आप आ सकते हैं? सर से तो बात नहीं होती, सर के सेक्रेटरी से बात हो जाती है। सर का सेक्रेटरी बोलता है 5 लाख रुपए मिलेंगे भाई आधे घंटे बोलने के,
और 1 लाख रुपए सर जो है वो लेते हैं 1 घंटे बोलने के। मोटिवेशनल स्पीकर की फीसिस सुन लें आप, मोटिवेशनल स्पीकर की फीसिस ज़रा मुलाहिजा कर लें। कितनी फ़ीस है? आधे घंटे के 5 लाख लेते हैं मोटिवेशन स्पीकिंग के, और 10 लाख रुपए लेंगे 1 घंटा मोटिवेशनल स्पीकिंग के। ये क्या हुआ? ये आपने टेस्ट किया, ये आपने टेस्ट किया। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो अब पता लगी जब आपने चेक किया, आपको बातिनी खुसूसियात अब पता लगी जब आपने उसको चेक किया। समझ में आ रही है बात? तो टेस्ट करना ज़रूरी है, टेस्ट करेंगे तभी जाके आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता लगेंगी। अब चीज़ों की तरफ चलते हैं, हम चीज़ों से मुताल्लिक हैं ना, हमारी दुनिया में चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर्स हैं, ये 3 ही किस्म की चीज़ें हैं। लिविंग थिंग्स को हटा दीजिए, अब नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ चलते हैं। 5 स्टेट हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट, प्लाज्मा। 2 स्टेट को छोड़ देते हैं अभी, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट और प्लाज्मा को साइड में रख के हम जो है वो सिर्फ 3 स्टेट की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस की। ये 3 किस्म की चीज़ें आपके घर में भी मौजूद है, इस वक्त जो आप लेक्चर भी सुन रहे हैं इसमें भी मौजूद हैं, अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, आपको नज़र आएंगी। सॉलिड, लिक्विड, गैस नज़र आ रही हैं। गैसेस ज़्यादातर इनविजिबल होती हैं, आपको नज़र नहीं आती, लेकिन ये जितनी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, याद रखें मैंने शुरू में ही बताया क्या, इनकी ज़ाहिरी खुसूसियात भी हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इनकी बातिनी खुसूसियात भी हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। चीज़ें जब बनती हैं, मिसाल के तौर पर आपके घर में पानी मौजूद है, आपने गौर किया कि पानी जो बना है वो किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम 2 और 1 के रेशो से आपस में मिले हैं, एक मॉलिक्यूल बना है। इसी तरह ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस मॉलिक्यूल मिले हैं, बने हैं, फिर मिले हैं तो पानी बना है, जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? अब पानी की मिसाल मैंने आपको दे दी, पानी को आपने देख लिया, पानी को आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, ये उसकी ज़ाहिरी खुसूसियात हो गई। लेकिन पानी जो है अभी इसकी बातिनी खुसूसियात, यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी बाकी हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी बाकी हैं, ये तो अभी बाकी हैं। कब पता चलेंगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़? जब आप इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट किए बगैर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ चीज़ों की पता नहीं लगती। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी की प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो पानी के आगे आप माचिस की तीली जला दें, कुछ भी नहीं होता है। आपको पता लग गया इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि पानी जो है आग के सामने रिएक्शन नहीं दिखा रहा कोई भी। लेकिन अगर इसी के मुकाबले में आपके सामने पेट्रोल हो, मट्टी का तेल हो, अब उसके सामने अगर आप माचिस की तीली जलाएंगे तो क्या होगा? वो रिएक्ट करेगा। देखें, दोनों मिसालें मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दी हैं। आपने पानी को देखा, उसके सामने आपने माचिस की तीली जलाई, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पेट्रोल की और पानी की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपके सामने हैं, उनकी ज़ाहिरी खुसूसियात आपके सामने, आप उनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। आपको पता है ये दोनों चीज़ें जो है वो लिक्विड हैं। लेकिन ये जो चीज़ है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर इसके सामने माचिस की तीली जलाई जाएगी, आग लगाई जाएगी तो क्या होगा, क्या करेगा पानी, क्या करेगा, और पेट्रोल क्या करेगा। पानी के सामने आपने माचिस की तीली जलाई, कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको टेस्ट करके पता लगा पानी की ये केमिकल प्रॉपर्टी कि पानी के सामने अगर माचिस की तीली जलाएंगे तो पानी कुछ भी नहीं कर रहा, ये आपको उसकी प्रॉपर्टी पता चली। लेकिन यही काम जब आपने पेट्रोल के सामने किया तो आपने अपना हाथ जला लिया, मुंह जला लिया। क्यों? क्योंकि पेट्रोल ने फ़ौरन रिएक्ट किया जैसे ही आपने माचिस की तीली उसके सामने रखी, उसके सामने जलाई। दोनों चीज़ों में आपने टेस्ट किया, दोनों चीज़ों में आपको पेट्रोल और पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता चली। अब हमारा जो टॉपिक है ना, आपको समझ में आ गया होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये मैं इतनी बात कर चुका हूँ। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़, पानी जो है ऐसा क्यों कर रहा है, पानी फ्लो क्यों कर रहा है, पानी लिक्विड क्यों है, सॉलिड क्यों नहीं है। इसी तरह पानी जो है वो माचिस के सामने रिएक्ट, माचिस की तीली आप जला रहे हैं उसके सामने रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। मतलब पानी की ज़ाहिरी खुसूसियात और बातिनी खुसूसियात जो हैं उसके पीछे वजह क्या है। पानी की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के पीछे वजह क्या है। पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो है उसकी वजह, वो है उसकी वजह। ये लिखा हुआ इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड का क्या असर पड़ रहा है ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थिंग्स। चीज़ों की ज़ाहिरी खुसूसियात और बातिनी खुसूसियात जो हैं उनका बॉन्ड के साथ क्या ताल्लुक़ है, बॉन्ड अपना क्या असर उनके ऊपर पैदा कर रहा है,
ये हमारा टॉपिक है। बात समझ में आ रही है आपको? और अब आपको पता लग गया, आपसे कोई पूछता है भाई पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के पीछे बुनियादी वजह क्या है, आप बोलेंगे पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बने हुए हैं ये है उसकी बुनियादी वजह। जो केमिकल बॉन्ड है पानी के मॉलिक्यूल के अंदर, उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बने हुए हैं। इसी तरह पेट्रोल को अगर देखें तो पेट्रोल की ज़ाहिरी खुसूसियात, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी क्यों हैं पेट्रोल की? तो इस क्यों का जवाब सिर्फ पेट्रोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं और उनके अंदर जो केमिकल बॉन्ड बना हुआ है वो है उसकी वजह। समझ में आ गई बात आपको? तो ये हमारे पास है इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स। ये आपके पास एक टॉपिक हो गया। शॉर्ट नोट की सूरत में अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो आप बेफिक्र होकर इसके ऊपर ये जो मैंने तकरीर की है ये सब की सब लिख सकते हैं। ये हमारा काम हो गया ख़त्म। आपको पता चल गया कि चीज़ों की जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के पीछे जो है वो बॉन्ड का क्या किरदार है। वजह मैंने आपको बता दी कि बॉन्ड जो है उसी की वजह से चीज़ों की ज़ाहिरी खुसूसियात होती हैं और बातिनी खुसूसियात होती हैं। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर चलते हैं, हमारे पास सॉल्युबिलिटी एक टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स भी हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स भी हैं। नॉन पोलर जो है इसके अंदर हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन गैस को ले लीजिए, नॉन पोलर है, क्लोरीन गैस को ले लीजिए, नॉन पोलर है, एटसेट्रा। ये दोनों पोलर नहीं है। वजह क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज़ीरो नज़र आएगा आपको क्लियरली। यहाँ पर 2.1 ये है, एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा हाइड्रोजन का एटम जो है वो भी, उसके भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है इस हाइड्रोजन के एटम की? 2.1। और इस वाले हाइड्रोजन के एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी 2.1 है। इसका डिफरेंस लेना है। जब डिफरेंस की बात करते हैं ना तो मतलब माइनस करना है। तो 2.1 माइनस 2.1 अगर मैं करूंगा तो इसका जवाब क्या निकलेगा? ये कट जाएंगे और जवाब आएगा 0। समझ में आ गई बात आपको? इसी तरह क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के एक क्लोरीन के एटम का दूसरे क्लोरीन के एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 और 3 है। इसका डिफरेंस हम लेंगे 3 माइनस 3 तो ये कट जाएगा। वैसे 3 से आगे है, 3 पॉइंट समथिंग है, लेकिन मैं डेसिमल पार्ट को भी नेग्लेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी 0 निकल गया। तो ये भी क्या है? नॉन पोलर। ये भी क्या है? नॉन पोलर। और क्योंकि इनके दरमियान, दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान और दोनों क्लोरीन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो इसी शेयरिंग की वजह से जो है वो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे कि ये जो है हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है। अब मिसाल जो आपने ये देखी है ना और ये देखी है, बेसिकली ये दोनों कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड उनको कहा जाता है जो डिफरेंट एटम्स से मिलके बनते हैं। ज़रा ये भी समझ लीजिएगा। इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड तो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड तो मौजूद है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड जो है हमारे पास वो डिफरेंट एटम्स का होता है, ठीक है। तो हमें ऐसा डिफरेंट मॉलिक्यूल चाहिए जो डिफरेंट एटम्स से मिलके बना हो, लेकिन उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हो और वो पोलर भी ना हो, नॉन पोलर हो। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को देख लीजिए, ये क्या है? कंपाउंड है। कार्बन और ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है? ये नॉन पोलर है। इसके पीछे वजह इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है कि ये नॉन पोलर क्यों है, जबकि डिफरेंट एटम है। जबकि डिफरेंट एटम है तो नॉन पोलर क्यों है? पोलर होना चाहिए। उसकी वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की निकालेंगे तो 0 जवाब नहीं आएगा। इसके पीछे इसकी ज्योमेट्री है, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम इस तरह से बनता है, वो लीनियर बनता है। बीच में कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ भी, और यहाँ जो है वो ये जो इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है 180 डिग्री का है। तो इससे कौन सी शेप बन रही है? इसकी शेप बन रही है लीनियर। पिछली वीडियो में तफसील से हम बात कर चुके हैं। और लीनियर शेप जब भी किसी मॉलिक्यूल की बनती है, ठीक है, भले वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकल रहा हो, वो पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। याद रख लीजिए वो नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर है, ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा।
अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर मैंने आपको इसकी मिसाल दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड की। एक और मिसाल है हमारे पास CH4 की, CH4। इसका जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री भी अगर आप देखें ना तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस किस्म की है कि यहाँ पर बावजूद ये कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री कुछ इस किस्म की है कि ये जो है वो पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और कौन सा है? नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। अब कंपाउंड वाली बात पूरी सही तरीके से आ रही है, बिल्कुल ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, डिफरेंट एटम से मिलके बना है। आगे चलते हैं। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं। यहां पर जो हमारा टॉपिक है वो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अभी तक हमने सॉल्युबिलिटी को डिस्कस नहीं किया, अभी बताता हूं इसके बारे में भी। अब चलते हैं इसकी तरफ, पोलर की तरफ। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो डिफरेंट एटम्स से मिलके बने हैं, जैसे कि H2O है और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वाटर है, दोनों के दोनों कंपाउंड है। देख लें डिफरेंट एटम्स से मिलके बने हैं और इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। और पोलर क्यों है ये दोनों के दोनों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप निकाल लें, जीरो नहीं आएगा, जीरो से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ये भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। तो मैंने आपको नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की मिसालें भी दे दी और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की मिसालें भी दे दी, ठीक है। और आपने वो नोट भी कर ली होंगी, मुझे इस बात का यकीन है, ठीक है। वीडियो रोक रोक के अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक भी कर लें। अब चलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को उर्दू में कहा जाता है हल पजीरी, हल पजीरी। आसान लफ्जों में डिसॉल्विंग पावर, डिसॉल्विंग पावर। आसान लफ्जों में क्या है? डिसॉल्विंग पावर, डिसॉल्विंग पावर। इसकी मिसाल मैं आपको डेली से आसान सी मिसाल देके समझा देता हूँ। आप पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं, मम्मा से पूछ लीजिए, घर में आपको बता देंगी। पानी के अंदर चीनी मिल्क हल करते हैं, शुगर, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। शुगर जो है इसका केमिकल फार्मूला है C12H22O11। ये शुगर की बहुत सारी टाइप होती हैं हमारे पास। हमारे पास शुगर की एक टाइप है जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं, शुगर की एक टाइप है जिसको सक्रोज भी कहते हैं, शुगर की एक टाइप है जिसको माल्टोज भी कहते हैं, लैक्टोज भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो शुगर से मतलब वो नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं। घर में जो शुगर इस्तेमाल होती है वो सक्रोज कहलाती है, सक्रोज। इसका केमिकल फार्मूला यहाँ पर C12H22O11। तीनों के ये जो तीनों आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ एटम्स नज़र आ रही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सब में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। समझ में आ रही है बात? सब में कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद है और डिफरेंट एटम्स हैं, तो ये कंपाउंड हुआ, ठीक है। और इसमें पोलैरिटी भी है, ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। प्लस वाटर को ले लीजिए H2O। तो बड़ी आसान सी बात है। अगर आप शुगर को यानी कि सक्रोज को पानी में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो क्या होता है? डिसॉल्विंग पावर शुगर की बहुत ज़्यादा है, डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने का मतलब ये है, डिसॉल्विंग पावर से या डिसॉल्व होने का मतलब ये आपकी नज़रों से गायब हो जाना। आसान लफ्ज़ों में गायब हो जाना। बीकर के अंदर आपने पानी लिया है और पानी के अंदर जो है वो आपने एक चम्मच जो है वो शुगर डाल दिया, सक्रोज ये डाल दिया, और उसके बाद आपने इसको हिलाया। शुरू में आपको तो उसके क्रिस्टल दाने नज़र आते रहे शुगर के, फिर धीरे धीरे वो गायब हो गया, आपकी नज़र से गायब हो गया। इसका मतलब वो डिसॉल्व हो गया। नमक भी यकीनन यही करेगा, सॉल्ट भी यही करेगा, लेकिन सॉल्ट क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है, सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए उसको हम नहीं ले रहे अभी। बात समझ आ गई? तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि सॉल्युबिलिटी, डिसॉल्विंग पावर। अब यहाँ पर आपने शुगर और वाटर की मिसाल तो देख ली कि ये तो डिसॉल्व हो रहा है शुगर पानी के अंदर, लेकिन इसकी वजह क्या है? लेकिन इसी पानी के अंदर अगर आप ऑयल जो है, ऑयल प्लस वाटर, एक बीकर के अंदर आप जो है वो पानी लीजिए और इसके अंदर सरसों का तेल जो होता है वो डाल के आप देखिए क्या होगा। आप चम्मच हिलाते रहें, हिलाते रहें, हिलाते रहें, सारी ज़िंदगी भी चम्मच हिलाते रहेंगे
ठीक है। वक्ती तौर पे ऐसा नज़र आएगा आपको शायद जो है वो ऑयल डिज़ोल्व हो गया, डिज़ोल्व नहीं हुआ ऑयल। जैसे ही आप चम्मच हिलाना बंद करेंगे थोड़ी देर बाद आपको दोबारा ऑयल ऊपर इस पानी की सतह पे, इसकी सरफेस पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? क्या वजह है कि पानी जो है वो उसके अंदर शुगर ये तो डिज़ोल्व हो गया लेकिन ऑयल जो है वो डिज़ोल्व नहीं हुआ। उसकी वजह अब चलते हैं। सॉल्युबिलिटी मैंने बता दिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर कंपाउंड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी आप देख लीजिए कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्यों हुई, ये सॉल्यूबल क्यों है, ये काबिले हल क्यों है, ये क्यों डिज़ोल्व हो सकती है शुगर। उसकी वजह यह है कि शुगर जो है वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है और वाटर जो है ये भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। इसकी वजह ये है। ऑयल जो है हमारे पास, ऑयल जो है ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। एनपीसी कर दिया मैंने, जगह थोड़ी है। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है ऑयल, और पानी क्या है, ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। पीसीसी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। बात समझ में आ गई आपको? तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में डिसॉल्व हो सकता है आसानी के साथ, ठीक है। और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी हमारे पास कौन सी है? तो इसी से आपको पता लगता है क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब इसके अंदर तीन हेडिंग हमारे पास आ जाती हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंस इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर पोलर, इसकी मिसाल तो मैं अभी आपको देके समझा भी चुका हूं। हमारे पास क्या है, जैसे ये पहला वाला ले लेते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंस इन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो मोर क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में हो उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो लेस क्वांटिटी हो, कम क्वांटिटी में हो, उसको आसान सी बात है सॉल्यूट कहा जाता है। अभी मैंने आपको मिसाल दी यहाँ पर कि आपने एक बीकर लिया, बीकर में पानी लिया, ठीक है, और पानी में आपने क्या किया, शुगर को ऐड किया, ठीक है, 1 चम्मच 2 चम्मच, और आपने हल किया, शुगर डिसॉल्व हो गया, हल हो गया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा मिकदार में है? डेफिनेटली पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में है। तो ज़्यादा मिकदार वाला क्या हुआ, सॉल्वेंट, जो कि यहाँ पर वाटर है। वाटर ज़्यादातर सॉल्वेंट ही होता है, ठीक है। और जो कम क्वांटिटी वाला शुगर है वो क्या है, वो सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर इस ज़रा हेडिंग पे गौर कर लें दोबारा। सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंस इन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि अब जो चीज़ आप डिसॉल्व कर रहे हैं और जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं उनका आप नाम देख लीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि शुगर जो है वो भी पोलर है और पानी जो है वो भी पोलर है, लेकिन इन दोनों पोलर कंपाउंड्स को में से एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास पानी है, वाटर, ये क्या है, ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन सॉल्वेंट है। और शुगर है हमारे पास, ये भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन सॉल्यूट है। अब यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंस। ये जो बोल रहा है ना सॉल्युबिलिटी, हल पजीरी, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हमेशा किसकी होती है, सॉल्यूट की होती है। ये बात मत भूलिएगा। हम देखना चाहते हैं कि कोई सॉल्यूट किस हद तक जो है वो डिसॉल्व हो सकता है किसी सॉल्वेंट में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंस की जो ये बात कर रहा है ना, ये असल में क्या है, ये सॉल्यूट है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड तो है लेकिन क्या है, सॉल्यूट है। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंस कौन सा है, सॉल्यूट है इन पोलर
सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट कौन सा है? ये पोलर सॉल्वेंट उसने खुद ही बता दिया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट क्या है? शुगर, और पोलर सॉल्वेंट क्या है? वाटर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। अब ज़रा आप केमिकल बॉन्ड्स की दो मेजर टाइप्स को भी साथ साथ समझ लीजिए। ये क्योंकि इस पहला पार्ट होता है बहुत तफसील से बात करता हूँ और आखिरी पार्ट होता है बहुत तफसील से बात करता हूँ, इसलिए ज़रा इसको समझ लीजिए। ये बीकर है, इसके अंदर पानी मौजूद है। ये क्या है? वाटर है। वाटर किससे मिलके बना है? H2O के मॉलिक्यूल से मिलके बना है। H2O का मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का ये मिले हैं, तो जाके एक मॉलिक्यूल किसका बना है? वाटर का बना है। एक मॉलिक्यूल वाटर का बना है। अब सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो नहीं बना ना यहाँ पर। देखें, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो हम तो यहाँ मिसाल देके समझाते हैं कि भाई एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिले हैं तो H2O का एक मॉलिक्यूल बन गया, तो हम कहते हैं पानी बन गया। तो हकीकत बात ये नहीं है। हकीकत ये है कि करोड़ों हाइड्रोजन के एटम्स करोड़ों ऑक्सीजन के एटम्स के साथ मिलते हैं तो करोड़ों H2O के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दो चीज़ें हैं, एक है यहाँ पर बनना, मेकिंग ऑफ H2O। इसके अंदर हम एक चीज देखेंगे, बॉन्डिंग। दूसरी हम चीज देखेंगे मेकिंग ऑफ वाटर, पानी का बनना, पानी का बनना। इसके अंदर भी हम क्या देखेंगे? बॉन्डिंग देखेंगे। आप जरा फर्क देखिएगा, ये जो H2O का मॉलिक्यूल है इसके अंदर ये कैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एटम आपस में मिले हैं। मैंने बार बार ये बात समझाई है कि एटम के मिलने से बात नहीं बनती। एटम क्यों मिले हैं? अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये तीनों एटम जो आपस में मिले हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि इनको अपने वैलेंस शेल कंप्लीट करने हैं, अपने लास्ट शेल कंप्लीट करने हैं, वो इनकम्प्लीट है। जब ये तीनों एटम एक जगह पर इकट्ठे हो गए, इन्होंने अपनी नीड पूरी कर ली, शेयरिंग हो चुकी इलेक्ट्रॉन्स की, तीनों एटम्स ने अपनी अपनी नीड पूरी कर ली, वैलेंस शेल कंप्लीट हो गए, तो बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इन तीनों एटम्स को जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, तीनों एटम्स को एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन ये तीनों एटम एक दूसरे से दूर नहीं होते, बल्कि जैसे ही ये नज़दीक आते हैं और अपनी अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, अपने वैलेंस शेल कंप्लीट करते हैं, उसी वक्त इनके दरमियान एक फ़ोर्स जनरेट हो जाती है जिसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। और उस फोर्स, वो कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसके नतीजे में ये तीनों एटम आपस में जुड़े रहते हैं। देखिए मैंने क्या बात बोली, मेकिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल, आपको पता चल गया H2O मॉलिक्यूल। उसके बाद जब ये बना H2O का मॉलिक्यूल तो ये इसी तरह बना रहा। इसके पीछे क्या चीज़ है? इसके पीछे बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्ड है जो कि इनके दरमियान बन चुका है। ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने तीनों एटम्स को आपस में बांध दिया, बावजूद है कि तीनों एटम्स की नीड पूरी हो गई। समझ में आ गई बात? तो सिर्फ मिलना काफ़ी नहीं है, इनका आपस में जुड़ा रहना भी काफ़ी है। तीनों एटम्स का, बात समझ में आ रही है आपको? तीनों एटम्स का जो है वो जुड़ा रहना भी ज़रूरी है, सिर्फ मिलने से बात नहीं बनेगी। इसी तरह उस बीकर के अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम थोड़ी ना है। यहाँ तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन के एटम है। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, खरबों खरबों जो है वो H2O के मॉलिक्यूल बनेंगे एक ही जगह पे। H2O एक मॉलिक्यूल है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। H2O एक मॉलिक्यूल है, दूसरा भी H2O एक मॉलिक्यूल है, तीसरा भी H2O एक मॉलिक्यूल है। ये सब एक जगह पर मौजूद हैं और इन सारे H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड हमारे पास हो गए दो किस्मों के। एक वो बॉन्ड है जो कि मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है एटम्स के दरमियान, जैसे कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये वो बॉन्ड है जो कि मॉलिक्यूल के अंदर है, ये वो बॉन्ड है जो कि मॉलिक्यूल के
अंदर है, ये वो बॉन्ड है जो कि मॉलिक्यूल के अंदर है। बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल, बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड जो कि मॉलिक्यूल के अंदर होता है। मतलब क्या हुआ इसका, बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, इसका मतलब क्या बना, बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान। जैसे कि यहां पर आप देख लें H2O मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो 3 एटम हैं, तीनों एटम के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये एक बॉन्ड हो गया। इस बॉन्ड को हम कहते हैं, जो कि बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल होता है, हम इसको कहते हैं इंट्रा, इंट्रा RA है, गलती मत कीजिएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। वो कौन सा बॉन्ड है इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, जो कि बॉन्ड बना हुआ है मॉलिक्यूल के अंदर यानी कि एटम्स के दरमियान। समझ में आ गई बात। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये दूसरा बॉन्ड है जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, ये दूसरा बॉन्ड है जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। जैसे कि H2O और H2O के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, H2O के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, इस तरह से। तो अब 2 बॉन्ड हो गए, इनको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको मिटा दूं मैं, इसको क्या नाम देंगे हम, इंटर, इंट्रा नहीं, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान। ठीक है भाई, यहां तक बात हो गई। अब ये जो बीकर है, इसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपसे कोई पूछता है ये पानी कैसे बना है, आप बोलेंगे H2O के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना है, H2O H2O H2O। वो साहब आपसे बोलते हैं कि H2O के मॉलिक्यूल सिर्फ मिले हैं आपस में तब जाके पानी बना है। कौन सी फोर्स है जिसने इनको बांध के रखा हुआ है, इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, वो कौन सी फोर्स है, तो आप उसको कहेंगे कि ये फोर्स है, इसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, सॉरी इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, एक ही बात है। ठीक है, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है जो कि बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है। तो आप बता सकते हैं कि पानी जो बना है वो H2O के मॉलिक्यूल्स से मिलके और H2O के मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने की वजह से पानी बना है। फिर वो आपसे बोलता है कि H2O का मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम हैं, ये भी मिले थे आपस में, आप कहेंगे मिले थे। मिलने के बाद क्या किया, जैसे ही ये मिले अपनी अपनी ज़रूरत पूरी की, हर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम ने क्या किया है, इन्होंने आपस में मिलके बॉन्ड बनाया है। ये जो बॉन्ड जो कि एटम्स ने बनाया है आपस में मॉलिक्यूल के अंदर, इसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड या इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड बना हुआ। तो एटम मिले, उनके दरमियान एटम मिले, मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल मिले, पानी बन गया। इन 2 टाइप के बॉन्ड्स को मत भूलिएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। जरा सा फर्क है सिर्फ, इंट्रा इंटर। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंस इन पोलर सॉल्वेंट। इसके पीछे अब वजह क्या है, अब ये वजह आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब मैं इन तीनों हेडिंग्स को ज़रा शॉर्टकट में लिखूंगा। ठीक है, इन तीनों हेडिंग्स को मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, पोलर बिटवीन पोलर, बस इतना लिखूंगा टू द पॉइंट, ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको पता है कि ये जो मिसाल के तौर पर H2O को ले लें आप, ये क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है। इस बीकर के अंदर H2O पानी जो है वो सॉल्वेंट का किरदार अदा कर रहा है, और ये जो है वो इसमें जो बॉन्ड बना हुआ है कौन सा बना हुआ है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर
कोवेलेंट बॉन्ड। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसके अंदर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है मॉलिक्यूल के एक किनारे पर एट वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है एट वन एंड, वन एंड का मतलब एक किनारे पर मॉलिक्यूल के, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एट अदर एंड ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के दूसरे किनारे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। मिसाल के तौर पर इसी में देख लीजिए, इसके ऊपर प्लस और पार्शियल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा का ये साइन है, इसके ऊपर नेगेटिव, पार्शियल के लिए सिग्मा का साइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एंड जो है यहाँ पर मौजूद है हर पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। अब इसके अंदर जब हम सक्रोज को मिलाते हैं, सक्रोज को C12H22O11, ये क्या है, ये सॉल्यूट है, ये क्या है, ये सॉल्यूट है, और इसके अंदर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है इसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव एंड है। समझ में आ गई बात। अब जब हम इस पानी के अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स के अंदर सक्रोज के मॉलिक्यूल्स को डालेंगे तो फिर क्या होगा, इंटरएक्शन होगा, इंटरएक्शन होगा किसका, पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल विद partial negative end of other molecule। यानी कि यहां पर देख लीजिए कि हाइड्रोजन H2O का जो मॉलिक्यूल है इसका ये जो पार्शियल नेगेटिव एंड है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो H2O का मॉलिक्यूल है इसका जो पार्शियल नेगेटिव एंड है, ये सक्रोज का जो मॉलिक्यूल है इसका पार्शियल पॉजिटिव एंड है, इसके साथ इंटरैक्ट होगा। इंटरैक्ट का यहाँ पर मतलब क्या है, इंटरैक्शन का मतलब ये है कि इसको तोड़ देना, ब्रेक कर देना, ब्रेक कर देना। H2O का मॉलिक्यूल और H2O के मॉलिक्यूल का ये पार्शियल पॉजिटिव किनारा जो है सक्रोज के मॉलिक्यूल का ये पार्शियल नेगेटिव किनारा जो है इसको पकड़ के खींचेगा और अलग कर देगा। इसके नतीजे में ये जो सक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, ये टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, ये आयोनाइज हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, आइंस में टूट जाएंगे, आइंस में टूट जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि H2O के अंदर, पानी के अंदर अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड है, ये पार्शियल नेगेटिव एंड है, H2O का ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है और ये पार्शियल नेगेटिव एंड है। इसका पार्शियल पॉजिटिव एंड इसका पार्शियल नेगेटिव एंड को अपनी तरफ खींचेगा और अलग अलग कर देगा। इसके नतीजे में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन जो है वो अलग हो जाएगा, ये शक्ल हो जाएगी। और याद रखिए किसी सॉल्यूट की अगर सॉल्वेंट के अंदर ये शक्ल बन जाए, वो आयंस में टूट जाए, तो हम इसको कहते हैं आसान लफ्ज़ों में कि ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुका। क्या कहते हैं इसको, कि ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुका। तो आपको पता लगा कि पोलर, बिटवीन पोलर के अंदर होता क्या है, इनके पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड जो है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और इस तरह से अलग अलग मामला हो जाता है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं सर वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, सक्रोज का मॉलिक्यूल वो तो आयनाइज हो गया, टूट गया, डिसॉल्व हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल क्यों नहीं हुआ। भाई वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसके पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव
पार्शियल पॉजिटिविटी और पार्शियल नेगेटिविटी स्ट्रॉन्गर है सक्रोज के मॉलिक्यूल्स की पार्शियल पॉजिटिविटी और पार्शियल नेगेटिविटी के मुकाबले में। बात समझ आ गई आपको? अब आगे चलते हैं। ये जो फोर्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है इस सिचुएशन में, उसको भी ज़रा आप लिख लीजिए। ये जो हमारे पास ये कैटेगरी है ना, कौन सी, ये वाली इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड वाली, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड वाली ये जो हमारे पास पोजीशन है, जिसमें हम देख रहे हैं बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड है, यहाँ पर ये कौन कौन से होते हैं। इन बॉन्ड्स का नाम, बॉन्ड कहना, मैं बॉन्ड नहीं कहूँगा, ठीक है, बॉन्ड असल में फोर्स को ही कहते हैं, तो मैं फोर्स का वर्ड ही इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 किस्मों की फोर्सेस होती हैं, 3 टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। वो फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से आपस में बांध के रखती हैं। एक होती है हमारे पास लंदन फोर्सेस, दूसरी हमारे पास होती है डाइपोल फोर्स, ठीक है, और तीसरी हमारे पास जो एक फोर्स होती है इसके अलावा, लंदन हो गई, लंदन फोर्स, डाइपोल फोर्स, और एक फोर्स और है हाइड्रोजन बॉन्ड कहें या हाइड्रोजन फोर्स कहें, हाइड्रोजन फोर्स का ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ फोर्स मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है, इसके साथ लंदन बॉन्ड आएगा, डाइपोल बॉन्ड आएगा या हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। बॉन्ड का मतलब वैसे फोर्स ही होता है। तो यहाँ पर जब हम इनको देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो शुगर की मिसाल है C12H22O11 सक्रोज की, और यहाँ पर H2O को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो है वो कौन सी फोर्स यहाँ पर एक्ट करती हुई नज़र आती है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो लंदन फोर्स ये एक्ट करती हुई नज़र आती है। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में, फिर चेक कर लूँ मैं भूल तो नहीं जाऊँ कहीं, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। द पोलर, इसमें हमारे पास डाइपोल, सॉरी, देखें मुझे डाउट हो रहा था ना, मैंने कहा यार ये गलत नहीं हो जाए, इसमें लंदन फोर्सेस नहीं, सॉरी, ये डाइपोल फोर्सेस हैं, क्योंकि 2 पोल है ना। डाई का मतलब होता है 2, पोल का मतलब क्या है, इलाका या किनारा, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, आप इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डाइपोल 2 जो पोल हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी बन रही है। अब चलते हैं आगे हम किसकी तरफ, दूसरी टाइप हमने कौन सी देखी थी आपकी बुक के मुताबिक, दूसरी टाइप जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस इन पोलर सॉल्वेंट, ये दूसरी आ गई। सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस इन पोलर सॉल्वेंट, इन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी अल्पजीरी, नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर है इन पोलर सॉल्वेंट। इसकी मिसाल हमारे पास जो है आपकी बुक के अंदर जो है वो दी हुई है ऑयल की, बेंजीन इन वाटर, बेंजीन इन वाटर। बेंजीन का केमिकल फार्मूला है C6H6, वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है और बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है। ये डिज़ोल्व नहीं होंगे आपस में, क्योंकि डाइपोल नहीं है ना। यहाँ पर तो इसके पास डाइपोल हैं, 2 पोल्स हैं, पॉजिटिव पोल भी है, नेगेटिव पोल भी है, डाइपोल मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई डाइपोल नहीं है, कोई डाइपोल नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज, कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज ओवरऑल बेंजीन के मॉलिक्यूल्स पे नहीं है। इसीलिए आप बेंजीन को डाल के घुमाते रहें इसके अंदर, तो आपको जो है वो पता लगेगा कि यहाँ पर ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा। बेंजीन जो है वो आपको अलग से ही, आप मिक्स करते रहें पानी के अंदर, करते रहें, बेंजीन थोड़ी देर बाद आपको अलग नज़र आएगा, जैसे कि ऑयल है, ठीक है, उसको भी आप देखें वो जो है वो नहीं। इसको हम एक टर्म देते हैं यहाँ पर हाइड्रोफोबिकली, हाइड्रोफोबिकली।
हाइड्रोफोबिकली का मतलब होता है हेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आसान लफ्ज़ों में हेट ऑफ वाटर। वाटर जो है वो नफ़रत करता है, वाटर से कोई मोहब्बत नहीं है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो बेंजीन की मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिकली, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिकली। ठीक है भाई, दूसरी मिसाल भी दे के मैंने आपको समझा दिया। तीसरी मिसाल जो हमारे पास है, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस इन नॉन पोलर सब्सटेंस। हमने पोलर पोलर को देख लिया, पोलर नॉन पोलर को देख लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो अब तीसरी जो कैटेगरी आएगी, अगर नॉन पोलर हो, नॉन पोलर एंड नॉन पोलर, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर भी कोई पोल नहीं है, यहाँ पर भी कोई पोल नहीं है, मानने की बात है भाई, यहाँ पर कोई भी पोल जो है वो नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको, यहाँ पर कोई भी पोल नहीं है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो ऑयल ले लीजिए और हेक्सेन ले लीजिए, ऑयल और हेक्सेन दो जो है वो हमारे पास जो है वो ये हमारे पास आ गई, ठीक है। ये दोनों जो है वो नॉन पोलर हैं। आप जो है वो ऑयल को जब हेक्सेन में मिक्स करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। वजह क्या है, अगर ऑयल को देखें तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी नॉन पोलर है। हेक्सेन को देखें क्या है, ये भी नॉन पोलर है। डाईपोल इसके पास है, डाईपोल इसके पास, ना तो इसके पास डाईपोल है, ना इसके पास डाईपोल है, ना इसके पास पार्शियल पॉजिटिव है, ना इसके पास पार्शियल पॉजिटिव है, ना इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ना इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब क्या किया जाए, आप ये भूल रहे हैं कि ये जो ऑयल है इसके जो मॉलिक्यूल हैं, ऑयल इसके मॉलिक्यूल बता रहा हूँ, है ना। अभी एक फोर्स बाकी है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो है इसके अंदर हमारे पास जो बॉन्ड होता है वो ये वाला होता है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के चक्कर में बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो बॉन्ड होता है, यानी कि एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के अंदर यानी कि एटम्स के दरमियान जो है वो ये। और दूसरा बॉन्ड हमारे पास कौन सा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के दरमियान है, ठीक है। इसी तरह हेक्सेन को जब हम देखेंगे तो हेक्सेन जो है वो इसमें हमारे पास जो है ये भी नॉन पोलर है, तो इसके अंदर हमारे पास हेक्सेन का मॉलिक्यूल होगा। हेक्सेन का मॉलिक्यूल मेरे ख्याल में C6, इसको देखता हूँ अभी, हेक्सेन मतलब C6 और इसके साथ मॉलिक्यूल हिसाब करने दें भाई, मुझे इसका करना पड़ता है। मीथेन में 4 हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये एक इथेन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा इथेन का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा इथेन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी कौन सी फोर्स मौजूद है, इनके दरमियान भी इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है वो मौजूद है। बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी जो है वो ये जो है वो बॉन्ड मौजूद है। ये रहा बॉन्ड, ये रहा बॉन्ड, जिसने ऑयल के मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधा हुआ है और हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो इसके मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात समझ आ रही है, यहाँ पर भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है, यहाँ पर भी इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पावर का मसला है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और ये थोड़ी सी वीक है। समझ में आ रही है बात आपको। और यहाँ पर हम जो है वो ये हेक्सेन जो है वो क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये बात मत भूलिएगा। ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। और यहाँ पर ये ऑयल जो है ये सॉल्यूट है। हमें इसको डिज़ोल्व करना है, इसको हमें डिज़ोल्व करना है। अब यहाँ पर डाईपोल तो है नहीं, अब यहाँ पर इनके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान, इसकी क्या है वो वीक है, इसकी क्या है वो वीक है और इसकी क्या है वो स्ट्रॉन्ग है। ये वो फोर्स है, ये वो फोर्स है हेक्सेन के मॉलिक्यूल के दरमियान, ये वो फोर्स है
जो कि अब इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगी, अलग अलग कर देगी। ये ऑयल का मॉलिक्यूल अलग, दूसरा ऑयल का मॉलिक्यूल अलग, तीसरा ऑयल का मॉलिक्यूल अलग। इसी को तो हम कहते हैं डिसॉल्व होना, डिसॉल्व होना। और मैंने आपको 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताई हैं, एक डाइपोल डाइपोल है, लंदन फोर्स है, और तीसरी मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का बताया। तो यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर लंदन फोर्स जो है, फ्रिट्स लंदन, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये लंदन फोर्स जो है ये एक्ट कर रही है इसकी। और ये लंदन फोर्स इतनी स्ट्रांग है जो कि हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, वो यहाँ पर ऑयल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उससे ज़्यादा है इनको, इसीलिए ऑयल के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगी। ये ऑयल के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, दूसरा मतलब ऑयल के मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो गए। ठीक है भाई, ये भी बात हो गई। आखिरी टॉपिक देख लें, मैं भी थक गया हूँ, ताकि आप इसको ख़त्म करें। पेज नंबर 71 पे रिएक्शंस ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं, आखिरी टॉपिक भी देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन। अगर हम जो है वो पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स को आपस में रिएक्ट करवाना चाहते हैं कि ये आपस में केमिकल रिएक्शन करें, या फिर इनको आपस में नहीं करवाते, हम ये बात नहीं कर रहे, हम इनके रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यानी कि नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, उनको किसी से रिएक्ट करवाना है, या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, उनको किसी से रिएक्ट करवाना है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए क्या किया जाएगा? केमिकल रिएक्शन जब ही हो सकता है केमिकल रिएक्शन जब ही हो सकता है जब आप जो है वो एनर्जी दें, आप एनर्जी दें। ये जो आप एनर्जी देंगे वो पहली बात है, केमिकल रिएक्शन किन के दरमियान हो रहा है? बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल टूटेंगे, ये भी टूटेगा, और इसके नतीजे में ये मॉलिक्यूल बनेगा। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है अभी, ठीक है, इस बात को मत देखिएगा। तो जब तक ये मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं, हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे नहीं, ये मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं, ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे नहीं। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जब ही टूटेगा जब इनके दरमियान मौजूद बॉन्ड जो है वो टूटेगा, और बिल्कुल इसी तरह यहाँ दोनों ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा जब तक ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम अलग नहीं होंगे। फिर ये दोबारा मिलेंगे, और यहाँ पर ये H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन इसके लिए भी, H2O के मॉलिक्यूल के लिए भी बीच में बॉन्ड जो है वो बनना ज़रूरी है। तो बॉन्ड बनने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और बॉन्ड तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन जब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप एनर्जी ना दें। आप जो है वो एनर्जी देंगे तो ये जो है वो, इससे क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट, बॉन्ड जो है वो टूटेगा, बॉन्ड जो है वो टूटेगा। किनका? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड हैं सारे के सारे वो टूटेंगे। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये रहा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, और उसके नतीजे में क्या होगा, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल जो हैं वो बनेंगे, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल जो है वो बनेंगे। और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल जब भी बनेंगे जब बॉन्ड जो है वो मेक होगा। तो यहाँ पर आसान लफ्ज़ों में आपको सिर्फ इस टॉपिक के अंदर ये बात समझाई गई है कि भाई केमिकल रिएक्शन अगर करवाना है दो चीज़ों के दरमियान, तो उन दो चीज़ों के दरमियान में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। यहाँ पर बॉन्ड का किरदार फिर आ जाता है कि बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं, जब तक नया बॉन्ड जो है वो बनेगा नहीं नई प्रोडक्ट की शक्ल में। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैप्टर नंबर 3 अल्लाह की रहमत से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, MCQs है, अगली वीडियो में उसको देखेंगे। पार्ट 24 में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।